आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, बहुत खास व्यक्तिमत्व है। राजरत्न अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजरत्न जी ब्रिज सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उनका खास परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं है। सर, सबसे पहला मैं इस सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यूपी के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से बीएसपी के बारे में भी आपने भी कहा था कि इस बार हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस चुनाव में बीएसपी कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई और काफ़ी लोग निराश हैं। तमाम देश दुनिया से फ़ोन आते हैं कि अब क्या होगा मूवमेंट का, क्या होगा आंदोलन का। आपने कुछ दिनों पहले हमसे बात करते हुए एक संस्कृति की बात कही थी कि एक संस्कृति का निर्माण होना चाहिए, बहुजनों की संस्कृति का। किस तरह से आप उसको बताएंगे कि किस तरह से संस्कृति डेवलप होनी चाहिए? सबसे पहले आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हमने अंत तक यही कोशिश की थी कि वोट्स का डिवीज़न ना हो। जो अलग अलग गठबंधन बन रहे थे उत्तर प्रदेश में, एएसपी उभर रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि वोट इकट्ठा जाए, बीएसपी को जाए, ताकि वोट्स का बाइफर्केशन ना हो, डिवीज़न ना हो। लेकिन जो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, ब्राह्मण सम्मेलनों के जितने भी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन हुए, उसे प्रबुद्ध सम्मेलन, पता नहीं और क्या क्या नाम दिए गए, उसके रिजल्ट 0% वोट्स ब्राह्मणों के बीएसपी को मिले हैं। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो जाटव समाज के वोट्स थे, जो बाकी के शेड्यूल कास्ट के वोट्स थे, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर चले गए, सपा में शिफ्ट हुए, कोई बीजेपी में गए। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का जो कार्ड खेला जा रहा था, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, इसलिए मैंने संस्कृति की बात ये इसलिए कही क्योंकि आज भी शेड्यूल कास्ट के मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स ये अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, हालांकि वो हिंदू नहीं है। सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म का जो दुष्परिणाम है वो इन लोगों को भुगतने पड़ते हैं, फिर भी वो संस्कृति के तौर पर अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये कहा था कि जब तक ये माइंडसेट आप नहीं तोड़ोगे तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। आज महाराष्ट्र में, तो यूपी का भी नहीं, मैं महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में 59 कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन आप मुझे बताएं, ये 59 के 59 कास्ट क्या बाबा साहब को मानती है, जानती है? मैं जिस कॉलेज में नौकरी पे हूँ, वहाँ पर एनटी और एसटी के लोग वहाँ पर रिजर्वेशन के तौर पर उनको भी नौकरियाँ मिली है। उनको बाबा साहब पता नहीं है, पगार बाबा साहब के कॉलेज का ले रहे हैं, घर बाबा साहब के वजह से चलता है, लेकिन उनको बाबा साहब पता नहीं है। ये हालत है हमारे शेड्यूल ट्राइब्स की, नोमैडिक ट्राइब्स की, शेड्यूल कास्ट की। आप किस हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हो, जबकि एससी आपका नहीं है, जबकि एसटी आपका नहीं है, जबकि एनटी आपका नहीं है। ये नॉन हिंदूज है, लेकिन वो अपने आप को संस्कृति में ढालकर वो हिंदुइज्म के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, पक्षधर हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमको कल्चर का डेवलपमेंट करना होगा, तब तक हम इनको अपने कल्चर के बारे में उनको नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैंने ये बात कही थी। बहुजन मैत्री सम्मेलन भी किए थे यूपी में जी, उसका भी कुछ खास असर नहीं दिखा। आपने संस्कृति की बात की, तो संस्कृति डेवलप कैसे होगी हमारे बीच? बहुजन मैत्री सम्मेलनों का उद्देश्य ही कल्चर के लिए था कि ये जो लोग हैं, अलग अलग जाति में बटे हुए लोग, गडियारा है, जाटव है, सैनी है, ये इन लोगों को हम लोग बुद्धिज्म की ओर लेकर जा रहे हैं। हमारा इंटेंशन कहीं, हम लोगों ने कहीं वहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं कही, क्योंकि बहुजन मैत्री सम्मेलन जो यूपी में चल रहे थे, वहाँ पर टीचर्स एंगेज थे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज थे, इसलिए हम पॉलिटिकल बातें वहाँ से नहीं कर सकते थे। लेकिन इनको हम हिंदू फोल्ड से बाहर निकाल रहे थे कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का नुकसान इसी ब्राह्मणी व्यवस्था ने किया है, हम आप लोगों को ये समझा रहे हैं, और खासकर हिंदुओं को समझा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी के लोग जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, या हिंदू राष्ट्र में आपकी हैसियत क्या है उस हिंदू राष्ट्र में। कल परसों आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान में सिर्फ मूंछ रखी है, मूंछ रखी है तो उसकी हत्या कर दी गई। अब जिसकी हत्या हुई है, क्या वो बौद्ध है, क्या वो क्रिश्चियन है, क्या वो मुस्लिम है, कौन है वो? धर्म के आधार पर वो हिंदू है। अगर हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू युवा अगर मूंछ भी रखता है तो उसकी हत्या कर रहा है, तो कौन कर रहा है?
क्या हिंदू हिंदू को पीट रहा है? नहीं, ये ब्राह्मणी व्यवस्था हिंदुओं को शूद्र मानती है और इसलिए हिंदुओं को सबसे पहले उस धर्म को लात मारनी होगी जो आपको मूंछ तक रखने का अधिकार नहीं देता। ये बात हमको उन लोगों तक जाकर बतानी होगी। ये काम हम आज अपने माध्यम से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, एक संस्कृति का निर्माण भी आप कर रहे हैं। यूपी में एक और बात यूपी की है, इलेक्शन की है, तो यूपी में और एक नारा भी चला था कि समाजवाद और अम्बेडकरवाद इकट्ठा आने चाहिए जी। और जैसा कि हमने देखा कि लगभग बीएसपी का वोट शेयर 12% तक घट गया है। तो जैसा कि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पे अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ जैसी कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा को हमारे लोगों ने काफी पैमाने पे वोट किया है। तो आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर और लोहिया को इकट्ठा आना था लेकिन संभव नहीं हो पाया था। उसके बाद में कोशिश घनश्याम साहब ने की थी मुलायम सिंह जी के साथ मिलके, फिर मायावती जी ने भी अखिलेश के साथ मिलकर कोशिश की थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। अब अखिलेश ने जो नारा दिया है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कैसा है, अखिलेश जी हो या केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, इन्हें बाबा साहब को साइड बाय किए बिना वो अपनी राजनीति नहीं कर सकते। बाबा साहब को साइड बाय करके या अपनी राजनीति को चमका नहीं सकते। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के काम का बेनिफिट, बाबा साहब ने जो जागृति की है, बाबा साहब के आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, इन सारे आंदोलनों का बेनिफिट अम्बेडकराइट मूवमेंट को जाना चाहिए। क्या सपा अम्बेडकराइट पार्टी है? क्या उसके डिसीजन मेकर में कोई अम्बेडकराइट्स है? बाबा साहब को मानने वाले लोग क्या उसके निर्णय लेने वाले बॉडी में है? नहीं है। तो अखिलेश यादव कितने भी बाबा साहब के नाम से नारे लगाए, संविधान के हम लोगों ने देखे, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उन्होंने संविधान की सभा भी कराए, सम्मेलन कराए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने का बारी आती है, प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है, तब हमारा परसेंटेज कहाँ है? वहां पर हमें वहां पर बाबा साहब मिलने चाहिए कि वहां पर बाबा साहब के लोगों का प्रतिनिधित्व है। हमारी लड़ाई, हम आप एक नारा कम लगाओ, आप भले आपके कार्यक्रम में बाबा साहब की फोटो ना लगाए, लेकिन हमें अपना प्रतिनिधित्व दे। हमारी लड़ाई प्रतिनिधित्व के लिए है कि इतने परसेंटेज हम हैं, उतने परसेंटेज में आपके पार्टी में वो स्ट्रक्चर बताओ कि इतने परसेंटेज लोग हमारे डिसीजन मेकिंग में है। हमारी लड़ाई वहां पर है। ये केजरीवाल आप बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो की बातें करते हैं, हमें फोटो नहीं चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन दो। हमारी मांग वो है। क्या आज बाबा साहब होते, जैसे केजरीवाल जी का भाषण है कि बाबा साहब होते तो हमें वोट करते, ये भाषण है ऑन रिकॉर्ड। बाबा साहब होते तो केजरीवाल को वोट करते, ऐसा केजरीवाल का कहना है। मैं आज आपको कहता हूं कि आज बाबा साहब होते तो अपनी फोटो जो लगाएगा उसको बाबा साहब समर्थन देते। तो यही बात है, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए, यही हमारी मांग है। बस इतना ही हम लोगों को देखना है। आपने कहा कि हमारा डिसीजन मेकिंग हम लोग में भी हम लोग होने चाहिए, तभी अगर ये संभव हो सकता है, तभी लोग सोच सकते हैं उसके बारे में। और एक बात, जैसा कि आपने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप पूरे देश भर में काम करते हैं, विदेश में भी आप जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि एक संस्कृति का निर्माण करना ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। तो आपने कहा कि SC, ST, OBC ये तो मूल रूप से शूद्र हैं और इन्हें हिंदू कह के बीजेपी बरगलाती है, उनके माध्यम से वोट पाती है। जबकि एक वक्त ऐसा था कि भारत संरक्षक में बुद्धिस्ट ही था, सारे लोग बुद्धिस्ट ही थे। तो फिर से भारत का वो वैभवशाली इतिहास, वो गौरव लाने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है? देखिए, बाबा साहब ने, मैं स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिक्स कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने ये बात बताई है कि जब तक भारत के लोगों का मस्तिष्क, मेंदू, मन मुक्त नहीं होगा, तब तक यहां पर राजनीति सफल नहीं हो पाएगी। और इसलिए हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से वो मन को मुक्त करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए 22 प्रतिज्ञा की बहुत बड़ी आवश्यकता मुझे लगती है, क्योंकि जब तक इस देश का वोटर राम से बंधा हुआ रहेगा, कृष्ण से बंधा हुआ रहेगा, ये ब्राह्मणी व्यवस्था से बंधा हुआ रहेगा, वो मुक्त नहीं होगा। आज ये देश के 98% वोटर्स ये कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उनके मन मुक्त नहीं है। और इसलिए ये मन को मुक्त करने का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, सभा सम्मेलनों के माध्यम से हम लोगों को प्रबुद्ध बना रहे हैं। अच्छा, और आपने बीच में ये भी कहा था कि आप एक
ये सारे समूचे जो आप उपक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात कही थी, वो किस तरह से डेवलप होने वाली है और कहाँ पे डेवलप होने वाली है? देखिए, नागपुर में हम लोगों को कामठी रोड पे एक जगह मिली है, 60 एकड़ की ज़मीन है। वहाँ पर हम लोगों ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रपोजल वहाँ पर हमारा है। वो अब कलेक्टर लेवल पर वो फाइल अटकी हुई है, तहसील लेवल से क्लियर हो गई है। काफ़ी लोग हमें उसमें सहायता भी कर रहे हैं। तो हमारा ये इंटेंशन है कि मन को मुक्त करना ये सिर्फ भाषणों से और सभाओं से नहीं होगा, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि जो हिंदुत्व की भावना है वो एक रात में इस देश में नहीं पनपी है, उसके लिए लगातार काम किए गए हैं। जैसे हम लोगों ने शिवसेना का एक नारा सुना होगा कि गर्व से कौम हिंदू है। ये बचपन से मैं ये नारा सुनते आ रहा हूं, ये बचपन से सुनते आ रहा हूं। तो ये डेवलप किया गया, उसके लिए उन्होंने मैकेनिज्म तैयार किए। जैसे अभी आप देखो, गुजरात में भगवत गीता शुरू की जा रही है, कर्नाटक में शुरू की जा रही है। ये क्या है? ये संस्कृति को अपने अब पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने स्कूलों के माध्यम से हम लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया है या हिंदुत्व में लेकर गए हैं, तो उसी का तोड़ वही हमको दे सकता है। इसलिए हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर को हाथ में लेने की कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे हैं, बुद्धिस्ट बच्चे हो या देश के अन्य किसी धर्म के बच्चे हो, उनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम देंगे, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का सिस्टम देंगे, जहां पर ब्राह्मणों का, एक सवर्णों का बच्चा भी ये कोशिश करेगा कि मुझे इस स्कूल में ही एडमिशन मिले। इतने अच्छी सिस्टम एजुकेशन की हम बनाना चाहते हैं जिसमें संस्कृति भी वहां पर इनबिल्ट हो, एक बुद्धिस्ट कल्चर इस देश में खड़ा हो, वो पूरे स्टेट्स में वहां पर जाए। ऐसी कोशिश हम ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। अनेक यूनिवर्सिटीज से हमारी बातें हुई है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की ब्रांच हम लोग यहाँ पर खोलेंगे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलेंगे, MCU थाईलैंड की ब्रांच यहाँ खोलेंगे, वियतनाम की ब्रांच खोलेंगे। यानी केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी की एक एक ब्रांचेस यहीं पर होगी। और हमारे बच्चे जो विदेशों में जा रहे हैं, वो विदेशों में न जाते हुए यहीं पर विदेशों की पढ़ाई यहाँ पर करेंगे। बहुत अच्छा एक आपका सराहनीय प्रयास है, हम आपके लिए मंगल कामना व्यक्त करते हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने संस्कृति की बात कही, आजकल जो फिल्में आ रही है, इसमें हम देखते हैं कि कुछ फिल्में, जैसा नागराज मंजू की झुंड फिल्म जो अभी आई है, जिसमें हमारा जो एक यूथ से विशेषता, जो गरीबी में रहता है, वंचित रहता है, उसे कैसे अपडेट किया जा सकता है, इसकी एक बात उन्होंने कही। और प्रतीक भी दिखाए बाबा साहब के, जय भीम के नारे भी सुनाई थी। हम साउथ में जाते हैं तो सरपट्टा देखते हैं, काला देखते हैं, कबाली देखते हैं, जय भीम जैसी फिल्में भी आई है। तो किस तरह का रिफ्लेक्शन मानते हैं, किस तरह से इन फिल्मों से बदलाव की उम्मीद आप करते हैं, और किस तरह से लगता है कि आने वाली फिल्मों में और किस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, देखिए, झुंड जब हमने देखा, मैंने भी झुंड मूवी देखी है, मुझे अच्छी लगी। और कुछ लोगों को इसमें बाबा साहब की जयंती है इसलिए उनको ऐसा लगा ये दलितों का पिक्चर है या निचले जाति के लोगों का पिक्चर है। ये जो बाइफर्केशन हो रहा है ना, ये बहुत गलत है। जब आपके हम गणेश के वो गाने सुनते हैं किसी मूवी में, जैसे ऋतिक रोशन का अग्निपथ आया था, उसमें गणपति का गाना है। किसी मूवी में जैसे सलमान खान की कोई वो बजरंगी भाईजान आई, उसमें मुस्लिम्स की कोई कव्वाली है। जब हम वो सुनते हैं, एज अ मूवी देखते हैं, तो आपको बाबा साहब का एक गाना नहीं सह सकते आप, यानी। और जिन महामानव ने इस देश का संविधान लिखा है, वो आपको वो सहन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मणी जो कल्चर, अगर आप देखो तो ये बॉलीवुड या ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक ब्राह्मणिकल कल्चर से प्रभावित है। उसमें अब हम अपना रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। यहाँ पर भी बात अपने रिप्रेजेंटेशन की आती है, अब हमारा हिस्सा हम वहां से ले रहे हैं। हम लोग नायक बन के उभर रहे हैं। इसके पहले कचरा, जैसे हम लोग जो थे, जैसा लगन में कचरा एक पात्र था, हाँ। लेकिन अब नायक के रूप में उभर रहे हैं। तो एक यानी अमिताभ बच्चन को जब बाबा साहब को वंदन करते हुए, नमन करते हुए देखा, ये अम्बेडकराइट लोगों के लिए अभिमान की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा अम्बेडकराइट लोगों को भी कि तुम लोगों को भी जाति से बाहर आकर पिक्चर को पिक्चर करके ही देखना है, ऐसा नहीं कि हमारी मूवी है। तो वैसे तो बाबा साहब की फोटो हर पिक्चर में होती है। किसी भी कोर्ट का सीन ले लो, उसमें बाबा साहब की फोटो है। किसी पुलिस स्टेशन का सीन देख लो, उसमें बाबा साहब की फोटो है। तो नागराज मंजुले ने बाबा साहब दिखाया, इसलिए नागराज मंजुले हमारे जाति का है, ये बताना भी उतना ही जातिवाद है।
ये मैं कहूंगा। नागराज मंजुले एक फिल्म मेकर है, उसे फिल्म मेकर ही रहने दो। वो दलित फिल्म मेकर उसको मत बनाओ। वो एक ऑस्कर के लेवल का फिल्म मेकर है, उसको उस लेवल पे रखो। नागराज मंजुले ने बाबा साहब दिखाए, इसलिए उसको सर पर लेने की जरूरत नहीं है। नागराज मंजुले हमारा नहीं, एक भारतीय है। ये भावना हम लोगों में होनी चाहिए। जी, अब मैं एक अंतिम सवाल आपसे कहूंगा। हमने तमाम बातें की, संस्कृति निर्माण की बात हुई, SC ST OBC को हमारे साथ में संस्कृति के माध्यम से जोड़ने की बात हुई। अब जैसा कि एक BSP राजनीतिक पार्टी है, आपने कई बार उसके सपोर्ट में बातें कही है, अब एक डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो BSP अध्यक्ष मायावती को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? किस तरह से फिर से वो रिवाइव कर सकती है अपने आप को, या फिर आप आगे जाके क्या करने वाले हैं? नहीं, देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश है ये इसके लिए ही कि BSP, क्योंकि उसकी ब्रांचेस हर स्टेट्स में हैं, ये एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है। कोई नई पार्टी बनाने के बजाय इसी को बढ़ाए। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं वही अगर पार्टी को बढ़ाना नहीं चाहते, वही अगर अंदर से इसको खोखला कर रहे हैं, तो हम भी बाहर रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मायावती जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मायावती जी को एक कुशवाहा मिल सकती है, लेकिन अंबेडकर नहीं मिल सकता। ये इस देश की, ये BSP की बहुत बड़ी खामी लगती है। लेकिन फिर भी अगर BSP, क्योंकि BSP हम लोग इसको पार्टी नहीं देखते, इसको मूवमेंट देखते हैं। ये एक मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट यहां से नहीं हो रही है तो देश के लोगों को आगे आना चाहिए। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को खोना नहीं है। अगर BSP वो नहीं कर रही है आज जो उसको करना है, तो लोगों को इकट्ठा होकर अपनी मूवमेंट हाथ में लेनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अब इसकी जरूरत आई है। मैं पार्टी को निर्माण करने की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब ने RPI इसलिए बनाया क्योंकि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब विरोधी पक्ष होगा, और विरोधी पक्ष बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो सब बाबा साहब ने RPI के माध्यम से दिया है। और इसलिए अगर हमको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, तो RPI के लिए जो बाबा साहब ने कहा है वो हम लोगों को खड़ा करना होगा। जैसे अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, आप लोगों के स्टूडेंट विंग्स, आप लोगों की महिला विंग, आप लोगों के कर्मचारियों के यूनियन, ये सारे कैडर कैंप, स्ट्रेटेजी बनाना, ट्रेनिंग करना, डिसिप्लिन करना, ये है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जब मैंने लिखा कि हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तब लोगों को लगा हम पार्टी बना रहे हैं। हम पार्टी नहीं बना रहे, हम ये मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं जिस माध्यम से आने वाली पीढ़ी को एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके मिले कि ये हमारी अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, यहां से पढ़ाई किए बिना हम पदाधिकारी RPI के नहीं बन सकते। आज जिस व्यक्ति को ग्राम पंचायत के बारे में कुछ पता नहीं है, वो पार्टी बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को RPI के बेस जो बाबा साहब का ओपन लेटर है वो पढ़े बिना हम लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। जी, बाबा साहब को पढ़े बिना, उनके जो विचार है उसका अनुसरण किए बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारी संस्कृति का निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से आज हिंदू संस्कृति डेवलप की है BJP ने, उसी तरह से हमारी संस्कृति जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते किसी भी क्षेत्र में। इसके लिए हम सब ने मिलकर इस संस्कृति का निर्माण करना है, हमारी अहम जिम्मेदारी है। राजदूत जी, आप हमारे बीच में आए और हमसे सारी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।